जी। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर शशि श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी को ज्ञात है, भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इस उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बेहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत और उन्नत भारत अभियान अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाए, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो दुंदुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जुग्मे सुल्ट्रीम जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तिब्बती राजनीतिज्ञ एवं सीटीए में सुरक्षा मंत्री ग्यारी डोलमा जी ने तिब्बती जनक्रांति विषय पर एवं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे ने चीन की तिब्बत भारत नीति विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के परिसंवाद का शीर्षक है तिब्बत पर चीन का कब्जा और भारत पर उसके दुष्प्रभाव। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है विजय क्रांति जी। विजय क्रांति जी प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, फोटोग्राफी मीडिया, शिक्षा, कारपोरेट संचार और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में एक व्यापक अनुभव के साथ एक वरिष्ठ मीडिया प्रोफेशनल है। आपके आपने कुछ प्रमुख मीडिया समूह में भी कार्य किया है, जैसे इंडिया टुडे, बीबीसी टीवी, आज तक टीवी, जी न्यूज, जर्मन रेडियो और रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका आदि। एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आपने आपके लेखन अंग्रेजी और हिंदी और अन्य प्रकाशनों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रकाशित हुई है, जिसे सुदूर पूर्वी आर्थिक समीक्षा, एशिया वीक, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेटमेंट, द पायनियर, जापान के एरा एरा असाही शिबुम, डिस्कवर इंडिया, भारतीय परिप्रेक्ष्य, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय दुनिया और तिब्बत देश आदि। आपकी विशेषज्ञता का मुख्य विषय तिब्बत, चीन, भारत है। पिछले 5 दशकों से आप तिब्बत और भारत चीन संबंधों पर राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में गहराई से ट्रैकिंग और लेखन कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में आपने तिब्बती जीवन और संस्कृति को लेखनी कार्य किया है। तिब्बत पर आपकी फोटोग्राफिक काम को आज दुनिया में इस विषय पर सबसे बड़ा एक व्यक्ति संग्रह माना जाता है। भारत, नेपाल और यूरोप में विभिन्न तिब्बती शरणार्थी समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर यात्रा करने के अलावा आपने यूनान, सिचुआन, किंगही और गासू सहित चीन नियंत्रित तिब्बत के लगभग हर कोने में कई फोटो अभियान चलाए हैं। आपने भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और स्पेन में 1 दर्जन से अधिक एकल फोटो प्रदर्शनियों को प्रस्तुत किया है। तिब्बत के विभिन्न पहलुओं पर आपके फोटो आधारित टॉक शो दुनिया भर में काफी प्रचलित है। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी नमस्कार, धन्यवाद। मेरे सभी मित्रों को, भारत तिब्बत सहयोग मंच से जुड़े हुए लोग और मंच के मित्र और हमारे दर्शक, सबको मेरा नमस्कार। मैं पिछले लगभग 50 साल से इस प्रयास में हूँ कि तिब्बत के विषय की बारीकियों को समझा जाए और
दुनिया के लोगों तक उस अ, उसके बारे में जानकारी दी जाए, खास तौर से जो भारतीय जनमानस है उसे भारतीय हितों के संदर्भ में तिब्बत समझ में आए। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है, क्योंकि अ, मैंने ये देखा है कि जब से तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है तो उसका जो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तिब्बत पर तो हुआ ही, वहाँ की जनता के मानवाधिकार भी नष्ट हुए, उनकी स्वतंत्रता भी चीन ने छीन ली। वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और वहाँ की धर्म, जाति, भाषा, सब का विनाश हो रहा है। तिब्बत की भूमि का चीन हर तरीके से दुरुपयोग कर रहा है और इस सब के कारण भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो चुका है। तो आज मेरा विषय भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से आपके साथ ये चर्चा करना है कि तिब्बत पर चीन के कब्जे का क्या 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 जो परिणाम हुए हैं, उनमें विशेष रूप से भारत पर वो दुष्प्रभाव क्या क्या हुए हैं। मैं अपनी बात को थोड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए मैंने ये विशेष एक प्रेजेंटेशन भारत तिब्बत सहयोग मंच के आज के कार्यक्रम के लिए तैयार किया है। इसलिए मैं अपनी ये सारी बात उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से करूंगा। तो मैं ये प्रेजेंटेशन अब शुरू करता हूं। कोशिश करता हूं कि स्क्रीन पर अभी ये शेयर हो सके। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है तिब्बत पर चीन का कब्जा और भारत पर उसके दुष्प्रभाव। इस विषय पर शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तिब्बत आखिर है कहाँ भारत के संदर्भ में। इस नक्शे से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। दक्षिण एशिया का नक्शा है, उसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल भी दिख रहा है और ऊपर जो पीला हिस्सा आपको दिख रहा है वो है तिब्बत। और उसके ऊपर जो लेफ्ट में शिनजियांग है, उसके ऊपर इनर मंगोलिया है और राइट में चाइना है। ये तो मूल रूप है एशिया का, जब चीन ने इन देशों पर कब्जा नहीं किया था। इस वक्त ये स्थिति है जो हम आप देख रहे हैं। जो भारत के उत्तर में, पूरे उत्तर में, उत्तर पूर्व में भारत की पूरी हिमालयवर्ती सीमा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, पूरा जो किसी जमाने में तिब्बत और भारत की सीमा हुआ करती थी वो अब भारत और चीन सीमा बन गई है, क्योंकि 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। मूल रूप से अगर देखा जाए कि तिब्बत जो है वो आखिर है कितना बड़ा, कई लोगों को लगता है कि छोटा सा देश है, क्यों परेशान होने की बात है। तो छोटा सा देश कुर्बान किया जा सकता है, ये हमारी मानसिकता में कहीं बैठ चुका है। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि तिब्बत एक छोटा देश नहीं था। मूल जो तिब्बत है वो इतना बड़ा था। अगर मैं केवल उदाहरण दूं, हमारे एक मित्र हैं पाउ निबोला, जो तिब्बत के मित्र हैं, स्पेन में काम करते हैं। तो उन्होंने नक्शा जो था तिब्बत का, उसे और यूरोप के नक्शे को सुपर इम्पोज करके जब रखा तो तब समझ में आता है कि तिब्बत कितना बड़ा है। जिस तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है उसका पूरा एरिया, अगर आप फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, डेनमार्क, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और अल्बानिया, इन सब देशों को इकट्ठा कर दें तो एक तिब्बत बनता है। तो इसलिए हमें ये मानकर शांत नहीं होना चाहिए कि तिब्बत एक छोटा सा देश है, अगर चीन ने हड़प लिया तो क्या हुआ। मैं तिब्बत के बारे में चर्चा जब होती है कि चीन हमेशा कहता है कि तिब्बत जो है वो चीन का भीतरी हिस्सा है, इंटीग्रल हिस्सा है, इनएलिनेबल हिस्सा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि चीन के इस दावे को जो इतिहास है उस पर परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि आज का जो तिब्बत चीन है वो एक आर्टिफिशियल नेशन है।
ये जो चीन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आज हमको दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल चाइना नहीं है। ये कई देशों पर कब्जा करके, और हमारी जो जनरेशन्स हैं इस वक्त, कुछ लोग शायद जीवित भी हों, उनके जीवन काल में ये सारे देशों पर कब्जा हुआ। मूल चीन जो है उसका अस्तित्व 1912 में आया था, जब sun यात सेन की जो नेशनलिस्ट जो है मूवमेंट थी, उसने चीन को मुक्त कराया था, और 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, जो आज के चीन का मूल आधार था। उसके बाद 1919 में चियांग काई शेक के पीरियड में चीन ने सबसे पहले जो सदर्न मंगोलिया है, जिसको वो इनर मंगोलिया कहते हैं, उस पर कब्जा किया, और चीन जो है वो फैलकर इतना बड़ा हो गया जो आप लाल हिस्से में देख रहे हैं। उसके बाद 1945 में चीन ने मंचूरिया पर कब्जा किया। अब ये समझने की बात है, लोग समझते हैं मंचूरिया तो हमेशा चीन रहा है, ऐसा नहीं है। मंचूरिया कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि मंचूरिया मांचू जाति चीनी जाति से एकदम अलग है, और मांचू जाति ने चीन पर बहुत लंबे बरसों तक, कई दशकों, कई शताब्दियों तक राज किया चीन पर। तो 1945 में चीन ने मंचूरिया पर कब्जा किया और चीन इतना बड़ा हो गया। उसके बाद 1946 में चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा किया, जो उस समय एक आजाद देश था, जिसको चीन ने नया नाम दिया शिनजियांग, और तब चीन इतना बड़ा हो गया। उसके बाद 1950 में और 51 में तिब्बत पर हमला करके चीन ने तिब्बत को भी हड़प लिया, और आज अब जो रूप आप देख रहे हैं नक्शे का, ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये इसमें आप देख रहे हैं कि जो लाल है वो मूल रूप से ओरिजिनल चाइना है, और बाकी देश जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। चीन ने कुल मिलाकर जो इन देशों पर कब्जा किया है, उनका क्षेत्रफल जो है वो पूरे आज के चीन, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, उसका 64% से ज्यादा एरिया है। पॉपुलेशन जो इन जिन देशों पर उसने कब्जा किया, भले ही उनका क्षेत्रफल 64% है, लेकिन उनकी टोटल आबादी चीन के मुकाबले केवल 2% से थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन इन देशों के जो रिसोर्सेज हैं, वहां का पानी है, वहां के खनिज हैं, ये सारी चीजें मिलाकर आज का चीन जो अमीर बन चुका है, वो इन देशों की खनिज संपदा, पानी और दूसरे रिसोर्सेज के बूते पर बना है। और इन काबिज किए हुए देशों का जो शेयर है आज के चीन की पूरी संपदा में, वो 2/3 से ज्यादा है। तो टोटल एरिया जिसको हम कहते हैं, वो तो मैं उसकी चर्चा कर चुका हूं। लेकिन जहां तक आबादी की बात है, चीन ने पिछले कई साल में, कई दशकों में, जब से उसने साउथ मंगोलिया पर कब्जा किया, मंचूरिया पर कब्जा किया, ईस्ट तुर्किस्तान पर और तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद वो लगातार इन देशों की आबादी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इसके अलावा चीन जो है वो 56 देशों से टोटल बना हुआ है। चीन उसको 56 सिस्टर्स कहता है, उनमें हान एक है और 55 दूसरे हैं। वो 55 जो नेशनैलिटीज हैं चीन की, सच्चाई ये है कि जो चीन के, अगर आप राष्ट्रीय आधिकारिक ऑफिशियल आंकड़े देखें जनसंख्या के, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की आबादी में जो 55 नेशनैलिटीज जिनको वो कहते हैं, और उनमें ये ऑक्युपाई किए हुए देश भी शामिल हैं, उनकी कुल आबादी आज चीनियों के मुकाबले 8% से कम है। 92% से ज्यादा हान आबादी है। और पिछले जब भी लगभग 100 साल में चीनियों ने इन इलाकों की आबादी को नष्ट करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए हैं। उसमें हत्याएं भी शामिल हैं। एक इलाके से हजारों लोगों, मंगोलों को, तिब्बतियों को उठाकर चीन के दूर दराज 2000 किलोमीटर दूर हिस्से में फेंक देना, और वहां से कई लाख चीनियों को लाकर वहां बसा देना, ये एक तरीका है। उनकी महिलाओं से जबरदस्ती शादी करना, उनका बंध्याकरण करना, ये सारे हथकंडे चीन ने इन
सब इन 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 जातियों पर अपनाए हैं पिछले दशकों में। और इस तरह से चीन जो है वो इतना बड़ा बना है। चीन इतिहास में दावा करता है कि चीन तो सैकड़ों हजारों वर्षों से चीन रहा है। और जो इसको जो चीन को ये जो देश हैं ऑक्युपाई किए हुए, भले मंचूरिया हो, साउथ मंगोलिया है, ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत जो है, वो उसको विरासत में मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फ्रॉड है, जिसको समझाने के लिए मैं ये एक हाल ही में पुस्तक छपी है, तिब्बत ब्रीफ 2020। उसमें पूरी 10 साल की रिसर्च के बाद ये पेश किया गया कि चीन जो है उसका इतिहास क्या रहा है। उसमें मंगोल एम्पायर रही है, और मांचू एम्पायर रही है। चीन की जो ओरिजिनल अपनी एम्पायर्स थी वो थी सोंग और मिंग। चीन आज कहता है कि ये पूरा चीन जो है आज हमारा जो इंटीग्रल हिस्सा है, असल में अगर उसका आप इतिहास देखें तो ये जो चीन की दीवार है इसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर। ये मजाक नहीं है कि कोई देश अपने आसपास के देश के लोगों से इतना डरता हो, उनके हमलों से इतना डरता हो कि उनके डर के मारे अपने देश के चारों तरफ उसने दीवार खड़ी कर दी हो। आज वो चीन की दीवार चीन में एक ऐतिहास जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीज है, चीन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और बाहर चीन फैल चुका है। इस दीवार को बनाने में चीनियों ने 2300 साल लगाए, यानी 7वीं सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बीसी से लेकर 1684 तक ये जो वहां की सोंग और मिंग डायनेस्टी है उन्होंने ये बनाई थी, जो दिखाता है कि चीन का कुल साइज इस दीवार के अंदर था। बाहर वो सारे देश थे जिनसे चीन डरता था या जिन्होंने चीन पर कब्जा किया। ये जो काला हिस्सा आप देख रहे हैं इस पूरे नक्शे में एशिया में, ये है ओरिजिनल चीन, जिस पर मिंग चीनी राजाओं का कब्जा था। उसके बाद अगर जल्दी से देखा जाए तो जो ये नक्शे दिखाते हैं कि मंगोल जो शासन था, जिसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, मंगोलों ने, उन्होंने मंचूरिया ने बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। ये दोनों शासन काल थे जिन्होंने चीन पर भी कब्जा किया था, चीन पर उनका राज था। मंगोल जो थे उनका शासन तिब्बत पर भी था, लेकिन तिब्बत के साथ उसका रिश्ता शासक और गुलाम का नहीं था, गुरु और चेले का था। लेकिन आज चीन जो दावे कर रहा है कि ये पूरी सारे सब उसको विरासत में मिले हैं, तो आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप तिब्बत की बात करते हैं तो दोस्त दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि चीन में जो पहला पिछली बार जब इंडिपेंडेंट चाइना था 1912 से पहले, वो 690 से लेकर 1206 तक था। चीन की जो सोंग और मिंग डायनेस्टीज हैं वो मंगोलों और मांचूज के की गुलामी में, उनके कब्जे में 784 तक रही हैं। मंगोलों का राज 488 साल चला। मांचू रूल जो है वो 296 साल चला। और चीन जो है, चीन का जो 1644 से लेकर 1912 तक चीन का चीन पर कब्जा नहीं था। 268 साल तक चीन का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं था। ये तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जब 1912 में अस्तित्व में आया, तब से चीन शुरू हुआ है। ये देखिए मंगोल एम्पायर, तिब्बत भी उसका हिस्सा था, चीन भी उसका हिस्सा था। आज चीनी कहते हैं, मैं बहुत हैरान हुआ, मैं चीन की यात्रा पर था तो वहां होटल में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन टीवी पर दिखाया जा रहा था। वो था ग्रेट, वो जो चंगेज खान, द ग्रेट सन ऑफ चाइना। ये हैरानी की बात है कि जिस चंगेज खान ने और मंगोलों ने चीन पर कब्जा किया, आज उसको वो मान रहे हैं कि वो तो चीनी था। और क्योंकि आज जो लॉजिक चीन का है वो बड़ा अजीब है। उनका कहना है कि क्योंकि मांचू राज और मंगोलों का तिब्बत पर प्रभाव था या शासन था, इसलिए
तिब्बत चीन का हिस्सा है, ये उतनी ही हास्यास्पद बात है कि जितनी आज भारत कहे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत का हिस्सा है, या क्योंकि ब्रिटेन का दोनों देशों पर राज था, या फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका कहना शुरू कर दें कि भारत जो है हमारा हिस्सा है, क्योंकि ये भी ब्रिटेन के गुलाम थे, हम भी ब्रिटेन के गुलाम थे, इसलिए इस पर हमारा कब्जा है। ये उतना ही हास्यास्पद है। अब आते हैं तिब्बत की बात। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उससे पहले तिब्बत एक आजाद देश था, बल्कि इतिहास में देखें तो चीन के मुकाबले तिब्बत एक आजाद देश, उसका अस्तित्व चीन के मुकाबले बहुत बहुत लंबा रहा है। तिब्बत की 4000 किलोमीटर सीमा भारत के साथ मिलती थी, हिमालय की। उस वक्त जब चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया, तिब्बत का अपना राष्ट्रीय झंडा था, अपनी करेंसी थी, ये सिक्के थे उसके, और उसकी अपनी डाक सेवा थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य थी। आज भी भारत में जो डाक टिकट इकट्ठा करने वाले शौकीन लोग हैं, उनमें से लोगों के पास तिब्बत की डाक टिकट भी आपको मिल जाएंगे, जो ये दिखाता है कि तिब्बत का अलग से अस्तित्व हमेशा रहा है। लेकिन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने जो काम किया कि उसके जो 3 प्रांत थे, ऊत्सांग, आमदो और खम, उनको उनका पुनर्गठन किया, और उसके वो हिस्से जो थे, जो खम और आमदो के, ज्यादातर उनको टुकड़ों को अपने आसपास के जो चीनी राज्य थे, यूनान, सिचुआन, चिंगाई और गांसू, इनके टुकड़ों को काटकर उनमें मिला दिया, और बाकी जो बचा हुआ तिब्बत है, जो लगभग आधा या 1/3 तिब्बत है, उसको वो टिबेट ऑटोनोमस रीजन कहते हैं और बोलते हैं यही तिब्बत है, इसके अलावा कोई तिब्बत नहीं है। 1951 के बाद चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए वहां बहुत विकास किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तिब्बत में विशाल पैमाने पर विकास हुआ है। लेकिन वो विकास अगर आप बारीकी से जाकर देखेंगे तो पता लगेगा कि वो तिब्बतियों के लिए नहीं है, वो चीनी सेना के लिए, और जो लाखों की संख्या में चीनी नागरिक लाकर बसाए गए हैं तिब्बत में, वो उनकी सुविधा के लिए है, और तिब्बत पर चीन की जकड़न बनी रहे, इसके लिए वो सारी व्यवस्था वहां पर विकास हुआ है और आगे हो रहा है। पिछले 7 दशकों में चीन ने वहां सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब खूब जोरदार बनाए हैं। तिब्बत का जो राष्ट्रीय रेजिस्टेंस मूवमेंट था, आजादी का आंदोलन, उसको बुरी तरह क्रश किया है अपनी सैनिक ताकत के साथ। वहां की जो रिलीजियस जो और पॉलिटिकल जो व्यवस्था थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करके उस पर वो चीन ने नियंत्रण कायम किया है। वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इस्तेमाल वहाँ नए चीनी बसाने के लिए किया जा रहा है। मैं इसको डेमोग्राफिक कॉलोनियलिज्म कहता हूँ। जो इतने बड़े पर पॉपुलेशन ट्रांसफर हुई है, मैंने अपनी कई यात्राओं में देखा है कि भले ल्हासा हो या शिगात्से हो या लीथांग हो या काजे हो, ये सब जो तिब्बती शहर थे, अब बहुत मिनिस्क्यूल तिब्बत होकर रह गए। उनके आसपास इतने बड़े चीनी शहर बन गए हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते, बहुत छोटे रह गए हैं। ये जो विकास चीन ने वहां किया है, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवेज, आर्मी के जो रडार स्टेशन, ऑप्टिकल फाइबर, आर्मी बेसिस, एयरफोर्स बेसिस, रेलवे का मैप आप देखिए, विशाल का तंत्र रेलवे का चीन ने तिब्बत में विकसित किया है, और जिससे कि चीनी सेना का पूरे एरिया पर कब्जा हो सके। ये सारे नए ये नक्शे हैं, और जो ये हाथ से बनाया चीन का अब जो नया BRI जिसको वो कह रहे हैं, वो चीन एक नया रेलवे का तंत्र खड़ा कर रहा है, जो अब नेपाल के भीतर तक आ रहा है, पाकिस्तान की पूरी लंबाई के थ्रू जा रहा है, ईरान तक जाने की उसकी कोशिश है। तो ये भारत के लिए एक बहुत भयंकर खतरा है कि चीन की रेलवे जो है वो भारत के ठीक छाती पर वो आ गई है। वहां रेलवे लाइन बिछाई है, आधुनिक रेलवे तंत्र बना हुआ है, नए शहर, मैंने डेमोग्राफिक कॉलोनियलिज्म की बात की थी, ये एक नया शहर, बिल्कुल लेगो जैसा खिलौने होते हैं उस तरह से चीन नए शहर खड़े कर रहा है जगह जगह पर।
ये लीथांग जो शहर तिब्बत का था, उसका वो हिस्सा है जहाँ चीनी रहते हैं। ये सारे आधुनिक भवन जो हैं वो चीनियों के लिए बने हैं। और ये एक बड़ी प्रतीकात्मक फोटो है जो मैंने ल्हासा में ली थी, कि दो तिब्बती लामा ल्हासा की सड़क पर बैठे हैं और चकाचौंध देख रहे हैं, बिल्कुल अपने ही देश में एक स्ट्रेंजर की तरह वो उनको ये सब दिखाई दे रहा है। मैंने देखा कि जहां जहां तिब्बतियों को हटाकर या उनके पैरेलल चीन ने बस्तियां बनाई हैं, भले वो कारजे हो या भारत की सीमा के बिल्कुल पास नेलम हो, कांजे हो, वहां पर सब चीनियों का कब्जा वहां के व्यापार पर है। लेकिन वहां झाड़ू लगाने का काम वो तिब्बतियों के पास है। चीनी भाषा जो है वो हर तरह से काबिज है, हर हालत में। और जो तिब्बती भाषा है, चीनी भाषा, हर जगह काबिज है। ये कुंबुम मोनास्ट्री है, उसके मुख्य द्वार पर ये चीनी भाषा में लिखा है। हर मोनेस्ट्री के पास एक चीनी छावनी जैसी हमेशा मिलती है। ये कार्जे की है, जो मैंने फोटो कार्जे की छत से देखी, खींची, और नीचे चीनी छावनी दिखाई दे रही है। ये लासा का जो राष्ट्रीय मंदिर है जोखांग, उसके बाहर ये चीनी पुलिस, वहाँ का जो नतीजा ये हुआ है कि इतनी बड़े पैमाने पर चीनी सेना और पुलिस वहाँ पर तैनात है कि तिब्बतियों का के लिए प्रदर्शन करना भी मुश्किल हो गया। 1987 की ये फोटो है, जब तिब्बती भिक्षुओं ने, तिब्बती नागरिकों ने प्रदर्शन किए थे। लेकिन आने वाले वर्षों में चीन ने जिस तरह से वहां पर अपना एक डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल कॉलोनियलिज्म शुरू किया है, उसका नतीजा ये हुआ है कि हर तिब्बती के मोबाइल फोन में सरकारी विजिलेंस का पूरा सिस्टम कंट्रोल रहता है। हर तिब्बती को एक स्मार्ट कार्ड पहनना जरूरी है। नतीजा ये है कि वहाँ सड़कों पर, गलियों में, मठों में, दफ्तरों में, हर जगह दसियों लाख कैमरे नजर रखते हैं तिब्बतियों की मूवमेंट पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। स्मार्ट कार्ड पहने हुए जब कोई जो तिब्बती कहीं भी जाता है, तो इसी जगह बैठे हुए चीनी जो पुलिस वाले जासूस जो हैं, वो उनको पता रहता है ये आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है। और नतीजा ये होता है कि वहां अब प्रदर्शन करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये स्मार्ट कार्ड, मोबाइल, कैमरे, इनकी वजह से जो चीनी सेना के जो अपने जासूसी सिस्टम है, वो हजारों तिब्बतियों का किसी भी शहर में एक किसी भी क्षण उनको पता रहता है कि कौन कहाँ पर है। उनकी जो मूवमेंट है, चलने की दिशा, किधर जा रहे हैं, किस गति से जा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फला जगह पर इतने बजकर इतने मिनट पर इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इसका मतलब कोई खुराफात होने वाली है। तो प्रदर्शनकारियों से पहले ही वो पहुंच लेते हैं और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। नतीजा ये है कि आम तिब्बती जो है अब उसके लिए प्रदर्शन करना भी असंभव हो चुका है। और उसका नतीजा है कि अब तिब्बती वो काम करने लगे हैं विरोध प्रकट करने के लिए जो कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है, जिसे चीनी कैमरे सिर्फ तब पकड़ेंगे जब वो घटना हो जाएगी। ये आत्मदाह है। ऐसे 158 आत्मदाह 2009 के बाद हो चुके हैं पूरे तिब्बत में। और नतीजा ये है कि एक ऐसी ऐसी दुनिया में जहां पर आपको याद होगा कि ट्यूनीशिया में एक दुकानदार ने आत्मदाह किया था कुछ साल पहले, और मिडिल ईस्ट के 12 देशों में बगावत हो गई थी, सरकारें पलटने की नौबत आ गई थी। दुनिया को मानवाधिकारों की ऐसी जबरदस्त जागृति हुई थी। लेकिन तिब्बत में 158 से ज्यादा लोग आत्मदाह कर चुके हैं। और भले वो भारत का मीडिया हो, भारत के सांसद हो, भारत की सरकार हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि तिब्बती जो है आत्मदाह कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है पूरी मानवता के लिए, मेरे लिए
आपके लिए और उन सब सरकारों और राजनेताओं के लिए शर्म की बात है कि किसी देश में अत्याचारों से तंग आकर 158 लोग आत्महत्या कर लें, आत्मदाह कर लें और कोई उसकी चर्चा भी ना करे। ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। चीन ने तिब्बत के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा करने के लिए वहाँ कई कदम उठाए हैं। वहाँ के जो बंजारे हैं, ये बंजारों के टेंट हैं, तो बंजारों को उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, और जिससे कि उन इलाकों में चीन अपनी सड़कें बना सके, अपनी फैक्ट्रियां लगा सके और तिब्बत के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन कर सके। तिब्बत के धर्म पर भी चीन पूरी तरह कब्जा करना चाह रहा है। ये पंचन लामा का ये फोटो है जब वो 5 या 6 साल के थे 1995 में। उनकी जब उनकी पहचान की तिब्बती चीन सरकार की तैनात की हुई एक टीम ने, लामाओं की टीम, जिसके नेता एक कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी थे, उन्होंने पंचन लामा का चुनाव किया। लेकिन क्योंकि उस पंचन लामा को विदेश में रह रहे दलाई लामा ने मान्यता दे दी थी, इसलिए चीन को गुस्सा आया और उन्होंने उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। आज भी, आज तक चीन ने उस बच्चे को, वो बच्चा कहाँ है, वो जिंदा है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, कोई जानकारी दुनिया को देने को तैयार नहीं है। भारत के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत का जो हिमालयवर्ती क्षेत्र है, जो हमारी भारत की 3,800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है, उसके दूसरी तरफ चीन आकर धमक गया है। तिब्बत पर कब्जा होते ही भारत और तिब्बत की जो सीमा थी, जो पिछले कई शताब्दियों से सबसे शांत सीमा थी, वो तिब्बत पर चीनी कब्जे के कारण एकदम सबसे गर्म, खतरनाक एक सैनिक सीमा में बदल चुकी है। और भारत की ये जितने मठ आप देख रहे हैं हिमालयवर्ती क्षेत्रों में, इन सब मठों, अधिकांश मठों के जो मूल रूट जो मठ हैं वो तिब्बत में हैं। उनसे ये प्रेरणा पाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अभी पिछले दिनों में क्या हुआ, जो एकदम ताजा घटना है, तिब्बत का एक इलाका है नागचू, वहां पर शाग रांगपो एक मोनेस्ट्री है। तो उसके जो प्रमुख लामा थे उनकी मृत्यु हो गई। रोंगबे छोजो वो लामा थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल था उनका री इनकारनेशन ढूंढा जाए। तो वहां के कुछ लामाओं ने चुपचाप भारत में दलाई लामा के साथ संपर्क किया, लेकिन जब वो वापस गए तो चीन ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जबरदस्ती अपनी पसंद का एक चीनी पसंद का बच्चा, उसको नया अवतार वहां घोषित कर दिया गया है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भिक्षु इस काम में लगे हुए थे वो इतने आहत थे कि उनमें से जो एक थे तुलकू दावा, उनकी चीनी गिरफ्तारी में मृत्यु भी हो गई। तो आज हालत ये है कि खतरा भारत के लिए ये है कि अगर चीन तिब्बत के धार्मिक व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है, अपना दलाई लामा वो वहां तैनात करने में सफल हो जाता है, वहां के मठों के जो वरिष्ठ लामा, अवतारी लामा हैं, उनकी जगह चीनी कठपुतलियों को बिठा सकता है, तो अल्टीमेटली नतीजा ये होगा कि भारत का जो पूरा हिमालय क्षेत्र है वो खतरे में आ जाएगा। हमारे जितना पूरा बौद्ध, इस पूरे इलाके में बौद्ध धर्म का प्रभाव है, और अगर चीन तिब्बत में अपना पसंद का दलाई लामा तैनात करने में सफल हो जाए तो फिर नतीजा ये होगा कि भारत की पूरी हिमालयवर्ती सीमा के लिए एक भयंकर खतरा पैदा हो जाएगा। वो भारतीय मठ, जिनको हम भारत की प्रथम सुरक्षा पंक्ति कहते हैं, वो बौद्ध जनता जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती है, उन पर चीन का प्रभाव यकायक बढ़ जाएगा और
एक नया खतरा भारत की सुरक्षा के लिए पूरे हिमालय में जो भीतरी स्तर पर होगा वो बहुत खतरनाक है, उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। तिब्बत कितने बड़े पैमाने पर चीन के जो जो चीन सरकार तिब्बत के प्राकृतिक स्रोतों पर कितने बड़े पैमाने पर उनकी चोरी कर रही है, उनको लूट रही है। इसको उदाहरण अगर आपने देखना हो तो किसी बड़े महा जो जो नेशनल हाईवे पर चले जाइए, ये मेरी खींची हुई फोटो है जो मैंने एक हाईवे पर वहां देखी कि वहां के जंगल काटे जा रहे हैं। ये एक इलाका है, इसमें जो लीथांग वाला इलाका है, जहां से मैंने ट्रेवल किया तो तकरीबन 80 किलोमीटर लगातार जो मेरे साथ 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 ये जो पहाड़ियां दिखाई दे रही थी वो सब नंगी हो चुकी हैं। वहां का जो पेड़ है, टिम्बर है, वो लूटा जा चुका है। और इनमें से बहुत बड़ा जो टिम्बर की लूट है वो चीन के कम्युनिस्ट नेताओं ने, वहां के सैनिक लीडर्स ने चोरी से विदेशों में बेचकर अपने अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में जमा किए हुए हैं। लेकिन तिब्बत की जो जो पर्यावरण है वो नष्ट हो रहा है। नतीजा ये है कि वहाँ की जो नदियां हैं वो खूब गदली हो रही हैं, और वो भारत के लिए खासतौर से ब्रह्मपुत्र, कोसी, सतलुज, ये सारी जो नदियां, सिंध, ये अपने साथ वहाँ का गाद जो लाती हैं वो भारत के लिए, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए एक नया खतरा बन रही हैं। चीन ने एक नया अभियान चलाया है कि जो तिब्बत की नदियां हैं उनको, उनका शोषण किया जाए, उनको टेमिंग की जाए, उन पर बांध बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों हजारों बांध बनाए जा चुके हैं और नए बन रहे हैं। और नतीजा ये है कि इन नदियों का जो तिब्बत को माना जाता है कि ये थर्ड पोल है दुनिया का। एक तो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, जहाँ जो बर्फ के घर हैं, लेकिन तिब्बत तीसरा है जो जहाँ बर्फ का सबसे बड़ा घर है। और वहां बर्फ पूरा साल धीरे धीरे पिघलती है। और पाकिस्तान से लेकर भारत, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन सब देशों, थाईलैंड, इन सब देशों तक ये नदियों का पानी जाता है। और चीन जिस तरह से बांध बना रहा है, इन सारे देशों में पानी की कमी के बड़े भयंकर परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और ये एक ये बहुत सारे बांध हैं जिनको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सैटेलाइट चित्रों से पता लगता है कि जो वहाँ ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, वापस सरक रहे हैं। चीन में जो नदियां हैं तिब्बत की, उनको वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा है चीन। 2005 में आपको याद होगा कि हिमाचल के पार पारीचू एक आर्टिफिशियल डैम बन गया था क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ और जो नदी थी वो रुक गई। तो वहां पानी इकट्ठा होता रहा। भारत सरकार ने चीन से रिक्वेस्ट की कि आप हमें प्लीज इसकी खबर दीजिए ताकि इसका कोई विनाश हमारी तरफ होने से पहले हम कदम उठा सकें। चीन ने खबर नहीं लगने दी, और एंड में जब वो खूब बड़ा झील बन गया तो चीन ने अपने इलाके को बचाने के लिए भारत की ओर विस्फोट करके वो पूरी झील को एक साथ छोड़ा। और हिमाचल में 100 किलोमीटर तक भीतर भयंकर विनाश हुआ। ये देखिए, ये एक खड्ड, जहां वो ये मनाली वाला इलाका है, मंडी वाला इलाका है, कि जहां मेरे एक मित्र हैं दीपक वशिष्ठ जी, जो चंडीगढ़ रहते हैं, ये उनका लिया हुआ पिक्चर है। तो कुल मिलाकर अब हम देख रहे हैं कि चीन जो है वो तिब्बत को भारत के खिलाफ एक हमले के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नवीनतम पर जो आपने देखा लद्दाख में, ये लद्दाख में चीन क्यों गलवान में उसने हमला किया। शख्स गाम का जो इलाका उस पर उसका कब्जा है, अक्साई चीन पर ऑलरेडी उसका कब्जा है। अब वो कोशिश कर रहा है कि सियाचिन पर भी उसका कब्जा हो जाए, इसीलिए उसने गलवान में हमला किया था। तो ये नक्शा आपको दिखाता है कि किस तरह से ये जो इलाका है, ये सियाचिन और गलवान बहुत नजदीक है। ये तो शुक्र है कि पिछले 6-7 साल में भारत सरकार ने सड़कों का नया जाल गलवान से भी आगे
दौलत बेग ओल्डी तक बिछा लिया था, जिसकी वजह से भारतीय सेना वहां बहुत तेजी से पहुंच सकती है और पहुंची। इसलिए चीन का ये जो हमला गलवान में हुआ इसलिए नाकामयाब हुआ, क्योंकि भारत ने सड़कों का अपना जो जाल है वहां तक पहुंचा लिया था। लेकिन कुल मिला के जो तिब्बत है वो भारत के लिए हिमालयवर्ती सीमा का के लिए बहुत भयंकर खतरा बना हुआ है। चीन ये पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये जो सी पैक जिसको हम कहते हैं, ये चीन और पाकिस्तान के बीच ये सड़क मार्ग है जो भारत के जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर है उसमें से होकर निकल रही है। चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। ये सी पैक के हिसाब से ग्वादर जो चीन पाकिस्तान का पोर्ट है वहां तक चीन ने अपनी पहुंच बना ली है। माले में वहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिश में है। कोलंबो जो श्रीलंका सरकार है वो उसने उधार ले लेकर इतना पैसा उधार ले लिया चीन से कि वो अपना जो हम्बन टोटा पूरा बंदरगाह है वो उसे गिरवी रखना पड़ा है 99 साल के लिए, और वो भारत के लिए भयंकर खतरा बन गया है। यही हालत म्यांमार ने कोको आइलैंड में चीन को उपस्थिति दे दी है। चिटागोंग में बांग्लादेश ने उपस्थिति दी है। नतीजा ये है कि भारत के चारों ओर चीन ने एक जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, गला घोंटने के लिए मोतियों की माला, वो ऐसी तैयार कर रहा है भारत के लिए। एक और खतरा जो भारत के लिए कि भारत को तोड़ने के लिए चीन ने तिब्बत का खूब इस्तेमाल किया है। पूरे हिमालयवर्ती क्षेत्र में जितने भारत विरोधी और अलगाववादी संगठन, भले वो नागालैंड के हों, मणिपुर के हों या नक्सलवादी हों, इन सब के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड चीन ने उपलब्ध कराए हैं। वहां उनको हथियार वहां से दिए हैं, पनाह दी है, पैसा दिया है, ड्रग्स दी हैं ताकि वो उनको बेचकर अपना काम चला सकें। नक्सलबाड़ी ये समझने की बहुत जरूरत है। बहुत लोग हैं जो समझते हैं माओवादी आंदोलन जो है एक बड़ा मानवतावादी आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है। इसकी अगर असलियत समझनी हो तो नक्सलबाड़ी की पोजीशन को देखिए, लोकेशन को देखिए, ये कहां से शुरू हुआ। नक्सलबाड़ी आंदोलन जो आज भी माओवादी आंदोलन है, ये वो जो 24 किलोमीटर छोटी सी संकरी सी जो कनेक्टिंग एरिया है, भारत मूल ये पश्चिमी बंगाल की तरफ से भारत के जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको जोड़ने वाली जो छोटी सी जिसको चिकन नेक कहते हैं, नक्सलबाड़ी उस चिकन नेक पर स्थित है। तो चीन ने जो नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू किया था जिसमें भारत के कम्युनिस्ट हर तरह के शामिल हैं, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार बिल्कुल अंधे होकर वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नक्सलबाड़ी आंदोलन भारत को तोड़ने का आंदोलन है। लेकिन डोकलाम भी बिल्कुल उसी जगह है। डोकलाम पर चीन ने जब हमला किया तो उसका इरादा यही था कि वो नक्सलबाड़ी वाली जो पॉइंट है इस चिकन नेक के पास नजदीक पहुंच जाए, लेकिन भारतीय सेना ने उसको वो नहीं करने दिया। लेकिन वो खतरा कायम है क्योंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है और वो वही उसी को आधार बनाकर ये हमले कर रहा है। नक्सल आंदोलन को की असलियत को समझने के लिए पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक ये जो रेड कॉरिडोर चीन नक्सलवादियों ने माओवादियों ने बनाया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इरादा प्योरली यही है कि जिस दिन चीन भारत के उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को भारत से अलग करने के लिए नक्सलबाड़ी इलाके में हमला करे, उस दिन नक्सली आंदोलन जो है पूरी ये रेड कॉरिडोर में वो खड़े हो जाएं और भारत की सेना को उस तरफ जाने ही मत दें, पुलिस को जाने ही मत दें, उलझा लें उधर। तो नक्सली ये जो जो ये रेड कॉरिडोर है पशुपति से लेकर तिरुपति, ये भारत के खिलाफ एक जहर भरा आंदोलन है, नक्सलवादी आंदोलन है, जिसे जितनी जल्दी नियंत्रित पूरी तरह किया जा सके उतना अच्छा होगा। अभी मैं अब हम अंत में आते हैं कि चीन के इस खेल को पूरा करने में किस किस तरह की ताकतें शामिल हैं। आपने सीए आंदोलन के दौरान अचानक एक शख्सियत है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, शर्जील इमाम, वो खबरों में आ गया। उसने
सीएए आंदोलन में, जिसका कोई ताल्लुक नहीं भारत चीन रिश्तों से, उसने भाषण दिया कि भारत के मुसलमानों, आओ इकट्ठा हो जाओ, आइए लाखों मुसलमान मार्च करें चिकन नेक तक, ताकि भारत के जो वो राज्य हैं उनको भारत से मुक्ति दी जा सके। ये तो अच्छा हुआ कि शर्जील इमाम के इस भाषण ने भारत की सुरक्षा सेनाओं को आगाह कर दिया कि किस ये सीएए जैसे आंदोलन है उनके पीछे असली ताकतें कौन है, उनके असली इरादे क्या हैं। तो यही कारण है कि जो भारत के लिए खतरा बना हुआ है। आप अगर नेट पर देखेंगे तो चीन ने एक कई साल पहले एक अभियान शुरू किया था कि चीन को, भारत को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना चाहिए। तो तब चीन ने कल्पना की थी कि भारत के 30 टुकड़े होने चाहिए, इसके 30 देश बनने चाहिए। पाकिस्तान ने इस आइडिया को लपक लिया। आप आज भी अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे, अभी आप इस ये आज के कार्यक्रम के बाद जब आप नेट पर जाएं तो आप देखिए, ढूंढिए उसमें कि पाकिस्तान और चीन जो है, ये वाली खोज कीजिए, चाइना शुड ब्रेक इंडिया इनटू स्मॉलर पीसीस। तो तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो रहा है तिब्बत को आधार बनाकर। शी जिनपिंग, ये शी जिनपिंग हैं खुद जिन्होंने कहा, उनके बारे में एक बड़े मशहूर लेखक और रिसर्चर हैं गॉर्डन सी चांग, जिन्होंने एक्सपोज किया चीन की, वो खुद चीनी है, उन्होंने चीन की सरकार को एक्सपोज किया। ये द वीक की स्टोरी है, शी जिनपिंग सीज ब्रेकिंग अप इंडिया टू बी ए ग्रेट बेनिफिट। यानी शी जिनपिंग का जो इरादा है भारत को तोड़ने का। और अब अंत में मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान और चीन आपस में मिलकर तिब्बत को आधार बनाकर भारत को किस तरह से टुकड़ों में काटना चाहते हैं। ये है भावी भारत का नक्शा, या भावी भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा जो चीन और पाकिस्तान की कल्पना में है। उसमें इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अलग है, खालिस्तान स्टेट एक है, राजस्थान एक अलग देश है, गुजरात, ग्रेटर गुजरात एक अलग देश है, साउथ इंडियन स्टेट एक अलग देश है, बांग्लादेश पूरे बंगाल, बिहार और बांग्लादेश को मिलाकर बना हुआ है, और 8 स्टेट्स को काटकर एक अलग देश बनाया गया। जो असली देश है वो बीच में आपको दिख रहा है, जो जिसको न्यू इंडियन स्टेट वो कह रहे हैं। ये नक्शा नेट पर पाकिस्तानी थिंक टैंक्स ने रिलीज किया है और चीनियों का इसको वरदहस्त प्राप्त है। इसलिए मेरा ये मानना है कि तिब्बत को, जो हम जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये तिब्बतियों की समस्या है, उन्हें अपने देश को आजाद कराना चाहिए, हमें इससे क्या लेना देना, या हम में से बहुत लोग हैं जो ये मानते हैं कि तिब्बतियों की मदद करना एक बड़ा चैरिटी का काम है, एक धार्मिक दान देने का काम है कि हम उनकी मदद करें, बेचारे संकट में हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये मानसिकता हमें भूल जानी चाहिए। तिब्बत अगर हम उसको चैरिटी मानेंगे कि उनके ह्यूमन राइट्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। क्योंकि चैरिटी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं नैतिक रूप से कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरे देश की सुरक्षा पर, तिब्बत पर चीन के कब्जे के कारण कितने भयंकर खतरे आए हैं, इसलिए तिब्बत को आजाद होना चाहिए। ये चैरिटी की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी की बात है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी की बात है। इसलिए हमारे जो मित्र हैं, वो भारत तिब्बत सहयोग मंच है या दूसरे संगठन हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि जब इस तिब्बत की बात करें तो हम उसको ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं माने, हम उस तिब्बत को भीतरी मामला चीन का उसको नहीं माने, हम इसको भारत की सुरक्षा का विषय माने। तभी हम ईमानदारी से काम कर पाएंगे। और एक आखिरी टिप्पणी मेरी, कि भारत की सरकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोशिश करते हैं बताने की दुनिया को कि भाई चीन जो है वो वन चाइना पॉलिसी जो है वो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके ये तिब्बत जो है वो भीतरी मामला है, इंटरनल मैटर है चीन का, इसलिए हमें इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा पाप है
क्योंकि जो ही हम तिब्बत को चीन का भीतरी विषय, इंटरनल मैटर मान लेते हैं या सिर्फ ह्यूमन राइट्स तक सीमित इशू मान लेते हैं, तो हम मान्यता देते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। यहां पर ना मुझे, ना भारत सरकार को, ना किसी विदेशी सरकार और किसी संगठन को अधिकार है कि वो एक देश चीन द्वारा दूसरे देश तिब्बत पर कब्जे को हम मान्यता दें। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश को ये हक नहीं देता कि जब कोई देश जैसे चीन दूसरे देश पर, तिब्बत पर, शिनजियांग पर, साउथ मंगोलिया पर, मंचूरिया पर कब्जा कर लेता है तो हम उसे इंटरनल मैटर मान लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम चीन के पाप में भागीदार हैं, हम उस चोरी के भागीदार हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि तिब्बत जो है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा विषय है। एक कब्जा किया हुआ तिब्बत जो है भारत के लिए भयंकर सुरक्षा का मामला है। एक जो फ्री तिब्बत है, सुरक्षित तिब्बत, एक आजाद तिब्बत जो है भारत की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि मैं ये जितनी बात कही है, मैंने किसी को सोए हुए को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश नहीं की है, ये आगाह करने की कोशिश है। लेकिन अगर किसी को लगे कि मैं उसकी नींद में खलल डाल रहा हूं, हम आराम से बैठे हुए थे, काहे को तिब्बत का विषय शुरू कर दिया, ऐसे लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा। नमस्कार। सर, सर, आपने यह स्पष्ट किया कि तिब्बत एक छोटा देश नहीं है। आपने ओरिजिनल चीन से आर्टिफिशियल पीआरसी बनने तक के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। आपने चीन के आधुनिक रेलवे तंत्र के बारे में विस्तार से बताया, जो हमारे देश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। किस तरह से चीन तिब्बतियों के मानवाधिकार को हनन कर रहा है, आपने इस दर्दनाक सच्चाई को बयां किया। आपने तिब्बत की अपने स्वयं के यात्रावृत्त के बारे में विस्तार से बताया। आपने चीन से खतरे के बारे में बताया, नक्सलवाड़ी आंदोलन की सच्चाई बताई जो कि आज तक हम लोग को नहीं पता थी, जिसके बारे में बताया। और मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं सर कि आप पूरे भारत में 50 सालों से तिब्बत पर कार्य करने वाले और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एक सबसे इकलौते बड़े पत्रकार हैं। ये आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार सर, और आपने अपने हमें अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर एक भारतीय सहयोग जिज्ञासा मंच की थी, तरफ से। अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बताएं। सर एक जिज्ञासा थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी पूछें सर। सर जैसे कि आपने अपने उद्बोधन में बताया कि चीन की हमेशा से नीति यही रही है कि उसकी जितनी पड़ोसी देश हैं उन पर कब्जा करना और अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाना। तो अपनी भारत की स्वतंत्रता से पहले ही ये का से पहले से ही उसकी नीति रही है। तो भारत के जो प्रारंभिक राजनेता थे उनको ऐसा चीन में क्या दिखा कि, या वो चीन ने भारत के उन राजनेताओं को किस तरह से धोखे में रख के उनको गुमराह किया और धीरे धीरे भारत पे कब्जा करता रहा। और कुछ भारत पे कब्जा करने के बाद भी भारत उस टाइम की जो सरकार थी वो उसमें क्या कमियां थी, या क्या डरी हुई थी, या क्या उसको चीन से लोभ था कि वो चीन के विरुद्ध उस टाइम खड़े नहीं हुए, जिसका खामियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। जी डॉक्टर शर्मा, आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये सवाल सचमुच में बहुत बार उठाया जाता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त तिब्बत एक आजाद देश था, जिसे खुद भारत में जब वो इंडो अफ्रो एशिया कॉन्फ्रेंस हुई 1947 में, आजादी से पहले, तो उसके आयोजक खुद नेहरू जी थे। तब तिब्बत को और चीन को दो अलग देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था। मंच पर दोनों देशों के अलग अलग झंडे थे, जो भारत की ओर से मान्यता थी कि तिब्बत एक अलग देश है। लेकिन दुर्भाग्य से जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद चीन ने जिस तरह से हमला किया, आपका कहना सही है कि उस वक्त जो नीतियां हमारे नेताओं ने अपनाई
उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। एक उर्दू का शेर है, लम्हों ने खता की थी, उम्रों ने सजा पाई। उस वक्त जो गलतियां हुई, उस वक्त भारत के कौन से बड़े नेता नहीं थे जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को आगाह नहीं किया कि चीन एक बहुत खतरनाक देश है, उस पर भरोसा नहीं किया जाए। तिब्बत पर जो वो कब्जा कर रहा है उसका भारत की सुरक्षा पर बहुत भयंकर असर होगा, इसलिए तिब्बत पर चीन को कब्जा नहीं करने दिया जाए और उसका सहयोग दिया जाए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। इसमें ये वाली बात कहने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और तो और जो भारत के गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने तो रिकॉर्ड में एक पत्र लिखकर नेहरू जी को बताया कि चीन जो कुछ भी तिब्बत में कर रहा है वो भारत के लिए बहुत भयंकर खतरा खड़ा करने वाला है। आप नेट पर जाइए, ढूंढिए सरदार पटेल्स लेटर टू नेहरू, उस पत्र को आप पढ़िए, आप दंग रह जाएंगे कि सरदार पटेल के पास जो विजन था उस वक्त, ये 1950 की बात है और आज 72 साल हो गए हैं, एक एक शब्द आज वो सही सच हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में समझदार नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें एक नेता प्रधानमंत्री, उसके मन में जो आ गया बस वही होगा। मैं नेहरू जी का बहुत बड़ा आलोचक नहीं हूं, नेहरू जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन मुझे लगता है कि नेहरू जी का जो ये अच्छापन था वो अति आदर्शवादी था। वो अपने आप ही कल्पना के, उन्होंने न कहीं, मुझे लगता है कि कल्पना से आसमान में एक पींग बांधी हुई थी जिस पर मजे से झूलते थे और सोचते थे कि मैं भी अच्छा हूं, दुनिया के लोग भी अच्छे हैं, चीन भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने अपनी आंखों से देखते देखते तिब्बत पर चीन को कब्जा करने दिया। यहाँ इतना ही नहीं, उसके बाद चीन ने भारत के वो सारे अधिकार भारत से ले लिए, नेहरू जी के हस्ताक्षर से ले लिए, जिसको पंचशील समझौता नेहरू जी कह के बड़े अपनी छाती ठोकते थे, वो पूरा समझौता आप पढ़िए। भारत ने उससे भयंकर सरेंडर कभी नहीं किया। पाकिस्तान की सेना के जनरल नियाजी ने जो शर्मनाक तरीके से हथियार डाले थे भारत की सेना के आगे, पंचशील समझौता उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आप कभी उसकी वो पूरा पढ़िए तो आपको पता लगेगा। मैं डॉक्टर शर्मा कुल मिला के यही कहूंगा कि देश का दुर्भाग्य था कि उस समय हमारा नेतृत्व ऐसा था जो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में इतना गहरा खोया हुआ था कि उसे देश पर आए हुए खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, और आज हम उसी को भुगत रहे हैं। जी, हम लोग हिंदी सीरी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। जी बिल्कुल, यही हमारा दुर्भाग्य था सरोज। जी डॉक्टर रवि। जी सर, एक मेरी जिज्ञासा थी आपसे। जैसे सर आपने सब कुछ आज बहुत विस्तृत तरीके से तिब्बत के बारे में और चीन की मानसिकता के बारे में और भारत के सीमा सुरक्षा के बारे में आपने बताया, तो ये तो हमें मानना पड़ेगा चीन इस समय वर्तमान में शक्तिशाली देश है, उसे नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी दृष्टि से देखा जाए। लेकिन सर आखिर क्या उपाय किया जाए, अगर किस उपाय से तिब्बत आज़ाद होगा? क्योंकि तिब्बत के ऊपर तो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, मीडिया की दृष्टि से सब तरह से चीन ने कब्जा कर रखा है। तो आखिर किस उपाय से वह जो है तिब्बत को हम लोग किस तरह से आज़ाद कर सकते हैं या उस आज़ादी में भागीदारी निभा सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि हो, चाहे सामाजिक दृष्टि हो, धार्मिक दृष्टि हो, जिसमें एक सर और उसी में मैं इस प्रश्न में ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि क्या तिब्बत को बुद्ध के आदर्शों पर आज़ादी दिला सकते हैं हम लोग या फिर युद्ध के आदर्शों पर हम दिला सकते हैं आज़ादी? रवि जी, आपके दोनों प्रश्न जो हैं
वो मैं जवाब देने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन बहुत लोगों ने कोशिश की होगी मुझसे पहले, तो अभी तक तो उत्तर उनका आया नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी, चीन, इसमें कोई शक नहीं, चीन बहुत ताकतवर है। चीन के पास बहुत बड़ी सेना है, चीन के पास बहुत बड़े हथियार हैं। चीन ने तिब्बत पर एकदम शिकंजा कसा हुआ है। तिब्बती जनता बिलबिला रही है उसके फौजी बूटों के नीचे, और कुछ करने की हालत में नहीं है सिवाय आत्मदाह करने के। हम ये मान रहे हैं, लेकिन क्या सवाल ये हो जाता है कि ऐसी हालत में स्वीकार कर लिया जाए उस झूठ को जो चीन सबके गले में उतारना चाहता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आतताई से जब लड़ना हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि सच क्या है वो कहने की ताकत रखो। सच आप मनवा सकते हैं या नहीं, ये बहुत बाद की बात है। जी सर। सच आप जानते हैं और उसका आग्रह करते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप में से अब अगर मान लीजिए रामचंद्र जी की पत्नी को उठाकर रावण ले गया, रामचंद्र बनवासी थे, आप बनवास को छोड़ दीजिए, पूरी अयोध्या के पास उस वक्त जो रिसोर्सेज थे वो कितने थे, अगर लग भी जाते तो रावण का क्या कर लेते वो। रावण, उसकी लंका सोने की थी, उसके पास शिव के और सारे हर तरह के आयुध उसके पास थे, ताकत थी। तो क्या ये मानकर रामचंद्र जी बैठ जाते कि भाई वो तो ताकतवर है, हम क्या करेंगे। उनके पास सिर्फ बंदर थे, आदिवासी थे, गांव के छोटे छोटे लोग थे। उन्होंने उन्होंने अपना जो सच है, पहले तो ये उसको बिल्कुल मानकर चले कि हाँ ये रावण ने चोरी की है और हमें सीता जी को वापस लाना है। इसलिए ताकत का अंतर बहुत भयंकर था उस वक्त भी। राम के और रावण के बीच में शक्ति का संतुलन कल्पना से भी परे था। उसके बावजूद राम जीते, क्यों? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आतताई के जो दावे थे उनको स्वीकार नहीं किया, हथियार नहीं डाले। आज तिब्बत पर वही जरूरत है कि दुनिया स्वीकार करे, अपने आप को बताए, एक दूसरे को बताए कि चीन ने तिब्बत पर, शिंजियांग पर, साउथ मंगोलिया पर, मंचूरिया पर, हांगकांग पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। उसकी उपस्थिति वहां पापी वाली उपस्थिति है, उससे लड़ा जाना है। अब सवाल आता है कि कह देने से क्या होगा। कह देने से ये होगा, सवाल जिंदा रहेगा। सवाल जिंदा रहेगा तो किसी दिन हल निकलेगा। चीन आज ताकतवर है, कोई गारंटी नहीं है कि कल भी होगा। जी सर। हमने देखा है, मेरे और आपके रहते रहते सोवियत संघ 15 देशों से बना था, 16 टुकड़े हुए ना उसके। किसी ने कल्पना की थी? मेरे और आपके देखते देखते बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। इंडोनेशिया में वो एक छोटा सा देश है, छोटा सा, वो कहीं उसका नाम भी नहीं कहीं आता था, वो भी आजाद हो गया ना। तो अगर पहली बात तो ये हिम्मत नहीं छोड़ी जाए, सत्य को कहने का साहस रखा जाए, उसको दोहराया जाए। चीन के इस दावे को कि तिब्बत जो है उसका इंटरनल मैटर है, चाइना, वन चाइना, वो कह रहा है कि आपको मानना होगा वन चाइना पॉलिसी। क्यों माने हम मान लें कि भाई वन चाइना जो है, चीन जो है उसका ताइवान पर भी अधिकार है, हांगकांग पर भी अधिकार है, तिब्बत पर भी अधिकार है, शिनजियांग पर भी अधिकार है, साउथ मंगोलिया पर भी अधिकार है, मंचूरिया पर भी अधिकार है। हम क्यों माने? ये नैतिक साहस पूरी दुनिया को चाहिए और सबसे ज्यादा भारत को चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर सबसे ज्यादा भारत पर होता है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम ये तो हम मानकर चल, तिब्बती जनता ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है। आप देखिए आज जो हालत है, जो आत्मदाह कर रहे हैं बच्चे, उनमें मेजॉरिटी 30-35 साल से नीचे वाले हैं। 160 में से जो आत्मदाह कर रहे हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने जीवन काल में दलाई लामा को देखा हो, दलाई लामा के शासनकाल को देखा हो।
वो चीनी घुट्टी में पैदा किए गए लोग हैं, उनको शिक्षा चीन ने दी है, उन पर कब्जा चीन का है, मार पीट कर चीनी जो पाखंड और चीन का जो 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 जितना भी दुष्प्रचार है वो उसके शिकार हैं। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। तो अगर 3 जनरेशन के बाद भी आज तिब्बती युवक अपने आप पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा के और दलाई लामा जिंदाबाद बोलता है, तिब्बत को आजाद करो कहता है, दलाई लामा वापस आए कहता है, तो ये दिखाता है कि चीन की ताकत कितनी भी हो, वो बड़े से बड़ा आतताई आप पर नियंत्रण कर सकता है फिजिकल, आपकी आस्था को, आपके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। तो तिब्बतियों ने उस विश्वास को नहीं तोड़ा, टूटने दिया है। अब भारत के लिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमें भी नए सिरे से तिब्बत के बारे में सोचना होगा। सरकार को अपने जो जो सांसद हैं उन्हें जाकर समझाना होगा, भैया समझो भारत के लिए क्या खतरा है। ये तिब्बत जो है ना उसका भीतरी मामला नहीं है, तिब्बत जो है भारत की सुरक्षा का मामला है। तो हम ये कर सकते हैं। इतिहास रोड रोलर है रवि जी, वो अपनी दिशा से चलता है, वो जी चीन सर। के और रावण के कहने से नहीं चलता है। जब इतिहास का रोड रोलर चलता है तो सोवियत संघ जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं वो तहस नहस हो जाती हैं। चीन नहीं तहस नहस होगा, इसकी किसके पास गारंटी है? जी जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, आज से संबंधित विषयों पर जो जानकारी, ये जानकारी इसलिए भी अमूल्य है क्योंकि बहुत सारी जानकारी मेरे हिसाब से इसमें इस तरह की जानकारियाँ थी जो अभी तक या तो बहुत ही गूढ़ किताबों में मिल सकती है या तो फिर वर्तमान में तो कम ही है सर, क्योंकि इतनी जानकारियाँ नहीं हैं उस तरह से किताबों में। तो ये आज का जो ये विषय था और साथ में सर आपका व्याख्यान, ये हमारे आने वाली जो पीढ़ी है और अभी जो वर्तमान पीढ़ी है इसे बहुत कुछ सीखेगी और उनके अंदर एक नया जागरूकता का जो मानसिक है वो ज़्यादा प्रगतिशील बनेगा और उससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी और सजग हो जाएगी। और इसको और ये आपके व्याख्यान को देखने के बाद मुझे ये आशा है कि भारत सरकार बहुत जल्दी ही बहुत कुछ सोचेगी, समझेगी और तिब्बत सरकार को एक जो निर्वासित सरकार है उसको भी एक बल मिलेगा, संबल भी मिलेगा कि वो चिंता ना करें। उनके साथ जो है आप जैसे बड़े विभूति खड़े हैं और हमारी जो है भारत देश के जो युवा पीढ़ी हैं और बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, वो सब लोग खड़े हैं और जल्द ही वह दिन जरूर आएगा जब तिब्बत एक आज़ादी के रास्ते पर चल पड़ेगा और सब लोग आज़ाद होंगे। और एक दिन अगर हम बचे और हम लोग रहे तो जल्द ही हम लोग जश्न मनाएंगे सर और आपके साथ मनाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत जय भारत, धन्यवाद। जय तिब्बत। जय भारत, जय तिब्बत।